आज की क्लास में हम उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ अन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, इनके अलावा भी कुछ और उच्चतम न्यायालय की शक्तियां बची हुई हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो अन्य जो शक्तियां उच्चतम न्यायालय की बची हुई हैं वो अनुच्छेद 137 में दी गई है, निर्णय की समीक्षा की शक्ति। उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 137 में ये चर्चा की गई है। और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि किसके द्वारा की जाएगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूर्ण न्याय क्या होता है, ये शक्ति किसके पास होती है, अनुच्छेद 142 में इसके प्रावधान दिए गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और उच्चतम न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में क्या शक्तियां हैं, इनको भी हम देखेंगे। और उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के बारे में नियम बनाने की शक्तियां किसके पास हैं और क्या-क्या नियम बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं निर्णय की समीक्षा, रिव्यू ऑफ जजमेंट। क्या आपने कभी सोचा है क्या, उच्चतम न्यायालय के द्वारा अगर एक बार निर्णय दे दिया जाता है, क्या उसको बाद में बदला जा सकता है क्या? उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने खुद के द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। इसका अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय अगर कोई फैसला देता है, कोई निर्णय देता है, तो बाद में उसकी वो समीक्षा भी कर सकता है। बाद में वो उस निर्णय में परिवर्तन कर सकता है, उस निर्णय को वो बदल भी सकता है। तो ये उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय में ही निहित होती है। और ये कहाँ दी गई है, अनुच्छेद 137 में ये प्रावधान दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने खुद के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, अपने ही निर्णयों को बाद में बदल भी सकता है। अगर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बदल जाती हैं, जो निर्णय देते समय थी उनके बाद की परिस्थितियां अलग होती हैं, तो उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय को बदल भी सकता है। क्या उच्चतम न्यायालय ने कभी अपने निर्णय को बदला है क्या? उच्चतम न्यायालय ने बहुत बार अपने निर्णयों को बदला है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर अपन देखें तो आपको याद होगा गोलकनाथ वाद 1967। गोलकनाथ वाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि मूल अधिकारों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता या मूल अधिकारों में संशोधन किया ही नहीं जा सकता। मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार तो सर्वोत्तम हैं, लोकोत्तर हैं, इनको हाथ नहीं लगाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गोलकनाथवाद में कहा था कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मूल अधिकारों को उन्होंने सर्वोच्च बताया था, लोकोत्तर बताया था, है ना। तो इनमें परिवर्तन नहीं करने की बात कही थी, ये गोलकनाथवाद में न्यायालय ने कहा था। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने इसी निर्णय को बदल दिया था। और न्यायालय ने क्या कहा था? न्यायालय ने कहा कि भाई संसद के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, चाहे मूल अधिकार हो, चाहे और कोई से अधिकार हो, चाहे संविधान का कोई सा ही भाग हो, सभी में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसमें क्या सिद्धांत दिया? मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, तो क्या इसका मतलब मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता क्या? केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मूल अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान के या मूल अधिकारों के उन भागों में संशोधन नहीं हो सकता जो मूल ढांचे से संबंधित हैं। भाई गोलकनाथवाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई मूल अधिकारों में संशोधन हो ही नहीं सकता, और केशवानंद भारतीवाद में इस निर्णय को पलट दिया और कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन ऐसे मूल अधिकारों में नहीं हो सकता
जो मूल ढांचे से संबंधित हैं। बाकी मूल अधिकारों में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है, और अपने निर्णय की समीक्षा करने का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने खुद के निर्णय में परिवर्तन किया जा सकता है। निर्णय में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है, निर्णय बदला जा सकता है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय की निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति। और परिवर्तन या बदलाव क्यों कर सकता है? क्योंकि मान लीजिए पहले जो निर्णय दिया था उसमें परिस्थितियां अलग थी, बाद में जो निर्णय देते हैं उसमें परिस्थितियां अलग होती हैं। परिस्थितियां बदलने पर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को भी बदल सकता है, अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। यही बात अनुच्छेद 137 में कही गई है। ठीक है, उसके बाद में आता है अगली बात, अधिकारिता में वृद्धि, यानी उच्चतम न्यायालय की शक्ति में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? कौन उच्चतम न्यायालय की शक्ति में वृद्धि कर सकता है? क्या ये शक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, या फिर भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि कर सकता है, या भारत की संसद के पास ये अधिकार है? किसके पास अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि कर दे, या उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर दे? आखिर ये अधिकार किसके पास है? संविधान ने ये अधिकार किसको दिया है, या संविधान के खुद के पास ही है? तो भारत की संसद के द्वारा विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि करना हो तो अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता या शक्ति में वृद्धि कैसे करेगी? विधि बनाकर करेगी। भाई अधिकारिता मान लो या शक्ति भी इसको अपन मान सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय की शक्ति या अधिकारिता में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। तो अब दूसरा सवाल ये है कि क्या संसद उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में कमी भी कर सकती है क्या, या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम भी कर सकती है क्या? तो संसद के पास ये अधिकार नहीं है। संसद उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार या अधिकारिता या शक्ति को कम नहीं कर सकती, क्षेत्राधिकार को कम नहीं कर सकती, सिर्फ क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। ठीक है, संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय की शक्ति में जो वृद्धि की जाएगी वो कौन से विषयों के मामले में वृद्धि कर सकती है भाई? तो संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में 2 विषयों के अंतर्गत वृद्धि की जा सकती है। पहला, अनुच्छेद 138 में कहा गया है कि जो संघ सूची के विषय हैं, संघ सूची के विषयों के संबंध में संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि की जा सकती है। संघ सूची के विषयों के मामले में, यानी संघ सूची के संबंध में संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। पहली बात अनुच्छेद 138 में दी गई है। अनुच्छेद 139 में क्या प्रावधान दिया गया है? आप जानते हो कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है वो कौन से मामलों में सिर्फ रिट जारी करता है? भारत का उच्चतम न्यायालय अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है उसी स्थिति में वो रिट जारी करता है, जबकि भारत के जो उच्च न्यायालय हैं, 24 उच्च न्यायालय हैं, वो मूल अधिकारों के हनन होने पर भी रिट जारी कर सकते हैं, और अन्य कोई मामले हों, जैसे कोई संपत्ति का विवाद हो, कोई श्रम से संबंधित विवाद हो, कोई राजस्व का मामला हो, या कोई अन्य प्रशासनिक मामले हो, वहां भी उसको रिट जारी करने का अधिकार है। तो इसका मतलब भारत का सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय सिर्फ कौन से मामले में रिट जारी कर सकता है? मूल अधिकारों के मामले में। कौन से मामले में रिट जारी करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट? मूल अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी करता है। लेकिन भारत की जो संसद होती है ये विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के अलावा भी अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। मूल अधिकारों में तो रिट जारी करता ही करता है, लेकिन संसद उच्चतम न्यायालय को अन्य विषयों के मामले में भी, अन्य विषयों में भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यह शक्ति कौन प्रदान करेगी? भारत की संसद करेगी। इसका मतलब संसद के द्वारा
उच्चतम न्यायालय की दो प्रकार की अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है। पहली, संघ सूची के विषयों के मामले में उच्चतम न्यायालय की शक्ति को बढ़ा सकती है, नंबर एक। और नंबर दो, अनुच्छेद 139 के अंतर्गत भारत की संसद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के अलावा अन्य विषयों में भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। भाई, मूल अधिकारों के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता ही करता है, ये तो उसका रिट क्षेत्राधिकार है। लेकिन अन्य विषय हो, जैसे संपत्ति का कोई झगड़ा हो, कोई पैसे का कोई मामला हो, कोई श्रम से संबंधित विवाद हो, औद्योगिक विवाद हो, वहां भी संसद उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान कर सकती है कि आप इन मामलों में भी रिट जारी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि उच्चतम न्यायालय की शक्ति या अधिकारिता में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद विधि बनाकर कर सकती है। कोई संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपको पता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी हो तो क्या संविधान में संशोधन करना पड़ेगा या संसद विधि बनाकर कर सकती है? जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद विधि बनाकर कर सकती है, वैसे यहाँ क्षेत्राधिकार को भी संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात अनुच्छेद 138 और 39 में दे रखी है। दो प्रकार के मामलों में क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में संसद के द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति को कम नहीं किया जा सकता। ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद में अगला जो अपना बिंदु आता है वो आता है पूर्ण न्याय का। पूर्ण न्याय क्या होती है और ये किसके पास शक्ति है? अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्रदान की हुई है। पूर्ण न्याय की शक्ति किसके पास है? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है। अब सवाल ये उठता है कि पूर्ण न्याय होता क्या है? तो देखो, पूर्ण न्याय क्या होता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा आप जानते हो निर्णय दिए जाते हैं, और उन निर्णयों का क्रियान्वयन कौन करवाता है? सरकार करवाती है। जिसके पास निर्णयों को क्रियान्वयन करने का अधिकार है वही करवाता है। उच्चतम न्यायालय तो सिर्फ निर्णय दे देगा, उनका क्रियान्वयन करवाने का काम सरकार का होता है। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि सरकार के द्वारा उन निर्णयों का क्रियान्वयन नहीं करवाया जाता है, तो फिर क्या होता है? तो फिर उच्चतम न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो अपने निर्णयों को क्रियान्वयन करवाने के लिए कोई आदेश जारी किया जा सकता है, या कोई डिक्री जारी की जा सकती है, या कोई अपने निर्णयों को क्रियान्वित करवाने के लिए अन्य कार्यवाही की जा सकती है। उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण न्याय बोलते हैं। पूर्ण न्याय का क्या मतलब होता है? भाई, पूर्ण न्याय का मतलब होता है, देखो, उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय दिया जाता है तो इस निर्णय का क्रियान्वयन करवाने की शक्ति किसके पास है? क्रियान्वयन कौन करवाता है? देखो, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, इस निर्णय का क्रियान्वयन कौन करवाता है? इस निर्णय का क्रियान्वयन सरकार करवाती है। अब मान लीजिए सरकार किसी निर्णय को क्रियान्वयन करवाने में असफल रहती है, तो फिर क्या उपाय होता है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने निर्णयों को क्रियान्वित करवाने के लिए कोई भी आदेश जारी कर सकता है या कोई डिक्री जारी कर सकता है। उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण न्याय बोलते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णयों को क्रियान्वित करवाने की जो शक्ति होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण न्याय बोलते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णयों को क्रियान्वित करवाने के लिए कोई आदेश जारी करने की शक्ति होती है, कोई डिक्री जारी करता है, तो उस शक्ति को क्या बोलते हैं? पूर्ण न्याय बोलते हैं। यानी न्यायालय न्याय को पूर्ण करवाने का कार्य करेगा। भाई, न्यायालय ने न्याय तो प्रदान कर दिया, लेकिन उस फैसले का क्रियान्वयन नहीं होगा, तो फिर न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो न्याय को पूर्ण भी करवाए। यानी न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको वो लागू भी करवा सकता है, और उसको लागू करवाने के लिए उसके पास शक्ति होती है। उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण न्याय बोलते हैं। क्या न्यायालय के द्वारा कभी पूर्ण न्याय किया गया है क्या? तो न्यायालय के द्वारा बहुत सी बार पूर्ण न्याय किया गया है। और न्यायालय जब इस प्रकार की कार्यवाही करता है तो सरकार कहती है कि न्यायालय तो एक्टिव हो रहा है, ये न्यायिक सक्रियता है, ये अच्छी नहीं है। तो न्यायालय पूर्ण न्याय कब करवाता है? जब सरकार विफल रहती है। तो न्यायालय ने कई बार पूर्ण न्याय करवाया है। जैसे हाईवे पर शराब बिक्री
पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया है? हाईवे पर शराब बिक्री का प्रतिबंध सरकार ने लगाया था, है ना। लेकिन न्यायालय ने क्या कहा कि ये शराब की बिक्री हाईवे से 500 मीटर अंदर रहती है। तो ये न्यायालय ने कहा कि भाई जो शराब की दुकान है वो हाईवे से 500 मीटर अंदर रहनी चाहिए, हाईवे पर शराब नहीं बिकनी चाहिए। और दूसरा निर्णय कोर्ट के द्वारा पूर्ण न्याय करवाने के लिए भोपाल गैस पीड़ितों के मामले में दिया था। न्यायालय ने ये तो कहा कि भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन जब मुआवजा नहीं मिला तो न्यायालय ने खुद डिक्री पारित करके भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा बंटवाने का कार्य किया था। तो इस प्रकार न्यायालय के द्वारा न केवल निर्णय दिए जाते हैं बल्कि उन निर्णयों को पूर्ण करवाने की भी शक्ति है, जिसके अंतर्गत वो कोई आदेश जारी कर सकता है, कोई डिक्री जारी कर सकता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? न्यायालय की पूर्ण न्याय की शक्ति बोलते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि पूर्ण न्याय क्या होता है। न्यायालय के द्वारा अपने निर्णयों को क्रियान्वित करवाने के लिए जो कार्यवाही की जाती है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण न्याय बोलते हैं। और ये शक्ति कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 142 में दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा पूर्ण न्याय का क्या मतलब होता है और कहाँ ये प्रावधान दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में उच्चतम न्यायालय के पास क्या शक्तियां हैं। तो आइए देखते हैं अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में उच्चतम न्यायालय के पास क्या शक्तियां हैं। तो जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं और उच्चतम न्यायालय होता है वो सारे अपने न्यायपालिका के भाग होते हैं। सारों का लक्ष्य तो एक ही है कि देश में न्याय की स्थापना हो, कानून के अनुसार विवादों का समाधान करें। तो इसलिए जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो जो भी कार्य करें वो उच्चतम न्यायालय की सहायता में ही कार्य करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उच्चतम न्यायालय तो किसी मामले पर निर्णय अलग दिया हुआ हो और उच्च न्यायालय उस विषय पर निर्णय अलग दे दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। देश के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय के जो नीचे आने वाले न्यायालय हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई अधिकरण हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, सभी न्यायालयों का क्या कर्तव्य है कि सभी न्यायालय उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। सभी न्यायालय उच्चतम न्यायालय की सहायता में ही कार्य करेंगे। उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे, यानी उनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो ऐसे होंगे जो उच्चतम न्यायालय के कार्य में सहायता प्रदान करेंगे, न कि उच्चतम न्यायालय के कार्यों में बाधा डालने का कार्य करेंगे। तो जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। और दूसरी बात है, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके द्वारा उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों को मानना बाध्यकारी है। यानी भारत की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं ना, वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या होते हैं? बाध्यकारी। और उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक निर्देश की तरह होते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो अधीनस्थ उसको साक्ष्य के रूप में काम में ले सकते हैं। भाई आप जानते हो उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय की सारी कार्यवाही रिकॉर्ड की जाएंगी, और वो रिकॉर्ड की जाएंगी इसका मतलब उनको साक्ष्य के रूप में काम में ले सकते हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णय बाध्यकारी और निर्देश की तरह होते हैं और उसके निर्णय साक्ष्य के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की ये जो शक्तियां दी गई हैं ये अनुच्छेद 140 में दी गई है और ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 141 में। ठीक है, ये दोनों बातें अनुच्छेद 140 और 41 में कही गई हैं। तो अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के पास ये शक्तियां होती हैं। फिर आता है अपना अनुच्छेद 143, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा सलाह लेने की शक्ति के बारे में प्रावधान थे, जिसको हमने उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देखा था। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो सलाह ली जाती है ना उच्चतम न्यायालय से, वो राष्ट्रपति की क्या होती है? अधिकार होता है या कर्तव्य होता है या शक्ति होती है? वो राष्ट्रपति की शक्ति होती है कि वो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, और उसके प्रावधान अनुच्छेद 143 में किए गए हैं।
इसके बाद में आइए देखते हैं न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के बारे में क्या प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 145 में दिए गए हैं। आजकल यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अनुच्छेद 145 को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो अनुच्छेद 145 में क्या बात दी गई है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के पास अपने न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के बारे में नियम बनाने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो मामले सुने जाते हैं, जो अपील आती हैं, जो वकील होते हैं, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन कैसे करवाना है, कितने जजों की बेंच बैठेगी, इसके बारे में नियम बनाने की शक्ति होती है। तो उच्चतम न्यायालय की पद्धति कि वो कैसे कार्य करेगा और वो किस प्रक्रिया का प्रयोग करेगा, इसके बारे में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? स्वयं उच्चतम न्यायालय के पास है। तो सवाल आ जाए कि उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के बारे में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है? क्या राष्ट्रपति के पास है? क्या संसद के पास है? किसके पास है? तो वो शक्ति है उच्चतम न्यायालय के पास है। और उच्चतम न्यायालय वो नियम किसके अनुमोदन से बनाएगा? वो नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनाता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपनी पद्धति और प्रक्रिया के बारे में क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं। और ये नियम किसके अनुमोदन से बनाए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। तो क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने नियम बनाए हैं क्या? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1966 में नियम बनाए गए थे, जिनको क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय नियम 1966। उच्चतम न्यायालय नियम 1966। ये नियम किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये नियम उच्चतम न्यायालय के द्वारा बनाए गए हैं। किसके अनुमोदन से बनाए गए हैं? राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि नियम किसके बारे में है? तो देखो नियम किसके बारे में है? उच्चतम न्यायालयों के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जांच की जाती है। तो वो जांच किस प्रक्रिया से की जाएगी, उसके नियम बनाए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस विषय में नियम बनाए जाएंगे? किस विषय के बारे में नियम बनाए जाएंगे? एक तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है? दो राज्यों का एक संयुक्त आयोग होता है जिसको संयुक्त लोक सेवा आयोग बोलते हैं। और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ही है जो विभिन्न कर्मचारियों के अधिकारियों की भर्ती करता है। तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं, इनके अध्यक्ष और सदस्यों के आचरण की जांच करने के नियम बना सकता है। सदस्यों के आचरण की जांच करने का नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया जा सकता है। आचरण की जांच करने के नियम, क्योंकि इनके हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच आवश्यक होती है। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग हो या फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, इनके अध्यक्ष और सदस्यों को जब हटाते हैं ना, तो हटाने के लिए राष्ट्रपति उनके आचरण की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजता है। तो उच्चतम न्यायालय इनके आचरण की जांच करता है कि भाई इन पर जो आरोप लगे वो सही हैं या गलत हैं। तो ये आचरण की जांच करने के नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो पहले नियम तो ये हो गए, ये महत्वपूर्ण भी है, ध्यान भी रखना, कई बार इसके बारे में सवाल भी पूछा जाता है। और किसके बारे में नियम बनाते हैं भाई? और मूल अधिकारों का क्रियान्वयन कैसे करवाता है उच्चतम न्यायालय, इसके बारे में नियम बना सकता है। कोई अपील की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में कैसे होगी, उसके बारे में नियम बना सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णयों की समीक्षा कैसे की जाएगी, इसके बारे में नियम बना सकता है। अपने निर्णयों की समीक्षा के बारे में नियम बना सकता है। वकीलों के बारे में नियम बनाया जा सकता है। किसी को जमानत कैसे दी जाएगी, इसके बारे में नियम बनाया जा सकता है। तो इन सारे विषयों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं और नियम बनाए हुए भी हैं। 1966 में नियम बनाए थे। अब आपको ये पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो किसके बारे में बनाए जाते हैं, किसके अनुमोदन से बनाए जाते हैं और कौन बनाता है।
तो सुप्रीम कोर्ट अपने नियम स्वयं बनाता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनाता है, किस विषय के लिए नियम बनाता है, ये सारी बातें आ गई हैं। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट की कुछ प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 145 में ये बातें दी गई हैं। जो नियम बनाने की बात है वो भी कहाँ दी गई है, अनुच्छेद 145 में। ये भी अनुच्छेद 145 में बातें दी गई हैं। और अनुच्छेद 145 में और क्या चीजें दी गई हैं, जिसमें पहली है कि जो संवैधानिक बेंच बनती है, भाई संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला होता है, उसके लिए जो बेंच बनती है उसको संवैधानिक बेंच बोलते हैं। जब भी किसी संविधान की व्याख्या का कोई मामला अंतर्निहित होता है और उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, तो जो बेंच बनेगी उसको क्या बोलेंगे, संवैधानिक बेंच बोलेंगे। या फिर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह लेता है, तो उस समय जो बेंच बनती है उसमें न्यूनतम 5 न्यायाधीश होंगे। न्यूनतम कितने न्यायाधीश से मिलकर बनेगी बेंच? 5 न्यायाधीश से मिलेगी। भाई जब भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है या फिर कोई संविधान की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण मामला है, उसकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जा रही है, तो कितने न्यायाधीशों से मिलकर बेंच बनेगी? उत्तर है 5 न्यायाधीशों से मिलकर बेंच बनेगी। और दूसरी बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णय खुले न्यायालय में दिए जाएंगे। न्यायालय कहाँ दिए जाएंगे? ओपनली दिए जाएंगे। खुले न्यायालय के अंतर्गत निर्णय दिए जाएंगे, गुप्त रूप से निर्णय नहीं दिए जाते, खुले न्यायालय में निर्णय दिए जाएंगे। और तीसरी बात है, जब 5 जज बैठते हैं तो क्या किसी एक विषय पर 5 जजों के निर्णय एक से होते हैं? जब किसी मामले की सुनवाई 5 न्यायाधीश करते हैं, कभी 7 भी करते हैं, 9 भी करते हैं, 13 जज भी भारत में बैठे हैं। जो केशवानंद भारती वाद था उसमें 13 जजों की बेंच थी। कई बार 9 जज बैठते हैं, कई बार 5 जज बैठते हैं। तो क्या 13 के 13 या 5 जजों के मत एक से हो सकते हैं क्या? या उनके मत एक से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर उनके मत किसी विषय पर अलग अलग हैं तो फिर किसका डिसीजन मान्य होगा? तो फिर बहुमत का निर्णय मान्य होगा। तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिए जाते हैं उसमें बहुमत का निर्णय मान्य होता है। बहुमत का निर्णय मान्य होता है। बहुमत का निर्णय मान्य होता है। जैसे किसी निर्णय में 5 जज थे और 5 जजों में से 4 जजों ने निर्णय एक तरफ दिया है, एक जज ने अपना निर्णय दूसरा दिया है, तो किसका निर्णय माना जाएगा? जो बहुमत का निर्णय है वो निर्णय माना जाता है। और जिस जज का किसी विषय पर मत अलग होता है, क्या उसका मत भी निर्णय में शामिल होता है क्या? उसका जो मत होता है वो भी उस निर्णय में लिखा जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल डिसीजन मान्य होगा वो किसका होगा? बहुमत का निर्णय मान्य होगा। 4 जजों का निर्णय मान्य होगा, लेकिन जिस जज के द्वारा असहमति दर्शाई है उसका निर्णय भी, उसका मत भी उस डिसीजन में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार ये सुप्रीम कोर्ट के कार्य करने से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण बात यही है कि उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया और पद्धति के बारे में नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे? ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा खुद के द्वारा ही बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा। और नियम किसके बारे में बनाएंगे? एक तो ये महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष के आचरण की जांच के नियम। और दूसरा ये है कि कितने जजों की बैठती है संवैधानिक बेंच? 5 जजों की बैठती है। खुले न्यायालय में निर्णय दिए जाते हैं, बहुमत के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। और एक मामला और है, जो नियुक्ति से संबंधित चर्चा जब हमने की थी उस समय आपको बताया नहीं था। राष्ट्रपति के द्वारा जब जजों की नियुक्ति की जाती है ना, तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति वारंट के द्वारा करता है। भाई भारत में जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के जज हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति जब नियुक्ति करता है ना जजों की, तो वो वारंट के द्वारा करता है। राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति कैसे करेगा? वारंट के द्वारा। वारंट का हिंदी में बोलते हैं अधिपत्र। तो वारंट या अधिपत्र का मतलब क्या होता है?
तो अधिपत्र या वारंट का अर्थ ये होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जब जजों की नियुक्ति की जाती है तो उस नियुक्ति का जो कागज होता है, जो ऑर्डर होता है, उसमें राष्ट्रपति की खुद की सील और खुद के साइन होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? वारंट बोलते हैं। भाई जैसे आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तो आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति जब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति के खुद के सील और साइन नहीं होते हैं। वहां पर किसके सील और साइन होते हैं? वहां पर राष्ट्रपति के किसी सचिव के द्वारा साइन किए जाते हैं, उनकी सील होती है और उसमें वो लिख दिया जाता है कि राष्ट्रपति की आज्ञा से, फिर नीचे सचिव के साइन होते हैं। जबकि जजों की जो नियुक्ति होती है उसमें राष्ट्रपति के खुद के क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे और राष्ट्रपति की खुद की क्या होगी? मुद्रा होगी, जिसको क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के जहां भी सील और हस्ताक्षर होते हैं वो क्या होती है? वारंट के द्वारा नियुक्ति होती है। तो जजों की नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कोलेजियम की सलाह से करता है, वारंट के द्वारा की जाती है, अधिपत्र के द्वारा की जाती है।